हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स या मैजिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया है, मतलब जो लॉ ऑफ मोशन वाली हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जो इसके पहले का वीडियो है वहां पे मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाया है आपको। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। न्यूटन के जो उनके 3 लॉ हैं मोशन से रिलेटेड, उसमें हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को सेकेंड लॉ से उसको एक्सप्लेन करेंगे आज, ठीक है। तो उन लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए पहले एक बार थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं और एक बार थोड़ा सा फास्ट मोड में देख लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है। फिर मैं आपको सेकेंड लॉ की हेल्प से न्यूटन का फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। तो पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। एक बार आपको समझा दूं, मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं, पड़ा रहेगा। देखिए, जैसे जो हमारा पहला लॉ है लैंग्वेज वाला है, मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें जो है पहले लॉ में है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वह यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक। इफ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, एंड इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक। ये तुम्हारा पहला वाला हो गया कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। अब इसे लैंग्वेज में लिखूं क्या मैं? जो हमारा सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ में आपको बताया गया था जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, या इसी को आगे बढ़ा के बताया गया था कि यह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। इसे एक्सप्लेन किया था मैंने, डिराइव किया था किससे वाला कैसे आया। तो आप चाहे ये बोलो सेकेंड लॉ में कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, या आप ये बोलो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, मतलब संवेग परिवर्तन की दर, पी मोमेंटम है, ठीक। और जो थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन, ये तो सबको रटा हुआ है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन वाला शॉर्ट में से मैंने लिख रखा है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो यहां पर मैंने पहला वाला लिखा नहीं है, लैंग्वेज वाला था, दूसरा थर्ड तीसरा। अब हम एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट और थर्ड लॉ को, और इसे आपको बिल्कुल कमी नहीं करेगी कि लिखा नहीं है, मैं उसे बार बार रिपीट करता रहूंगा। अब हम सेकेंड लॉ की हेल्प से, ठीक, सेकेंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट और थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जैसे न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसे हटा ही देता हूं मैं, बार बार अब उस पर ध्यान जाएगा आपको। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए हो गया। अब देखिए, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब यह हुआ जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं, अगर उनका कोई रिजल्टेंट है इसका मतलब वो अनबैलेंस्ड है, अगर उनका रिजल्टेंट 0 है इसका मतलब उनका वो बैलेंस्ड फोर्स हैं, भले वो बहुत ज्यादा हैं, उनके नंबर ज्यादा हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक फोर्स लगा है या एक से ज्यादा फोर्स लगे हैं। अनबैलेंस्ड का मतलब यह हुआ कि उनका कुछ न कुछ रिजल्टेंट होना चाहिए जो बॉडी पर वर्क करे, परफॉर्म करे उस पर, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पर कोई रिजल्टेंट फोर्स काम करता है तो वह एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा और बॉडी में मूवमेंट आ जाएगा, बॉडी के मोशन में चेंज होगा, उसकी स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ सकती है, या मोशन में है तो रेस्ट में आ सकती है, मतलब उसके मोशन में चेंज आएगा अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम करेगा तो। सपोज करिए, देखिए, इफ एफ इक्वल टू 0, हम अज्यूम करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स काम नहीं कर रहा है, इट मींस दैट कि एफ इक्वल टू 0 ले रहे हैं। अब अगर एफ इक्वल टू 0 है तो एम इंटू ए जो है, एम इंटू ए इक्वल टू 0। एफ इक्वल टू 0 तो एफ की वैल्यू रख देंगे यहां पे, तो एम इंटू ए 0।
मैथ में चले जाइए भाई, दो क्वांटिटीज हैं, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो दो नंबर्स का दो अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो इट इज ओनली पॉसिबल कि एट लीस्ट इनमें से एक जीरो जरूर होगा। हो सकता है दोनों जीरो हो जाएं, लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट जीरो है तो ऐसा तभी हो पाएगा जबकि कम से कम एक को जीरो तो होना ही होना पड़ेगा। लेकिन अब फिजिक्स में अगर देखें हम, तो किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, अगर वो ऑब्जेक्ट है, टच कर सकते हैं हम उसको, दिख रहा है हमको, तो उसका मास जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब मास तो कभी जीरो होगा ही नहीं, इसका मतलब हर हालत में ए ही जीरो होगा। अगर एफ जीरो है तो ये बताता है कि ए ही जीरो होगा। दिस इंप्लाइज दैट कि एम इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज कन्फर्म जीरो। अगर एम जीरो नहीं होगा तो ए को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। अब ए जीरो हो गया, ए जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मतलब में एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, टी वह टाइम है जिस टाइम ड्यूरेशन के बाद वेलोसिटी u से चेंज होकर v हो जाती है। जैसे कोई बॉडी u वेलोसिटी से अंडर एक्सेलरेशन a अपना मोशन स्टार्ट करती है एंड आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v, तो ए इक्वेशन हमको फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल रही है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू जीरो अगर हम इसमें रख देते हैं तो v इज इक्वल टू आपको मिलेगा u प्लस जीरो। अब देखिए v इज इक्वल टू यू, आपको बताएं यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। कैसे, समझिए आप। उनका कहना है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। टाइम चाहे जो रहे, इससे कोई टाइम बीतता चला जाएगा, लेकिन अगर ए जीरो है तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर यू की वैल्यू जीरो है मतलब ऑब्जेक्ट रुका है, तो वी भी जीरो है, मतलब इनिशियल फाइनल सब जीरो है, मतलब बॉडी रेस्ट में थी तो बॉडी रेस्ट में ही है। अगर यू की वैल्यू मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है तो v की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है तो v की वैल्यू भी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो कुल मिलाकर यह हो गया कि अगर a जीरो होगा तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है। तो a इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर u जीरो है तो v भी जीरो है, टाइम चाहे जितना बदलता चला जाए। और अगर u की कोई वैल्यू है तो v की भी वही वैल्यू है। कहने का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इट मींस दैट कि ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन और इट इज इन रेस्ट। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अदरवाइज इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन। तो यही तो है फर्स्ट लॉ। मतलब हम जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, उन्होंने यही तो बोला था ना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो देखिए हमने नहीं अप्लाई किया। अगर हम अप्लाई कर देंगे तो मोशन में चेंज आएगा, लेकिन अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो चेंज नहीं आएगा। हमने एफ को जीरो ले लिया। यह कंडीशन कब बनी, जब आपने एफ को जीरो माना, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को आपने जीरो माना तब। ओके, तो इसका मतलब यहां से निकलता है कि दिस इंप्लाइज दैट अब देखिए v इक्वल टू, देखिए यहां से हमें दो कंडीशन मिलती हैं। यहां से दो कंडीशन है। केस फर्स्ट देखिए, इफ u इक्वल टू जीरो देन v इक्वल टू जीरो, मतलब अगर बॉडी रेस्ट में थी तो बॉडी रेस्ट में ही है। केस सेकेंड, इफ u इज इक्वल टू मान लीजिए कोई वैल्यू है, u इज ग्रेटर देन जीरो, u इज ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब u की कोई वैल्यू है, देन v इज इक्वल टू u कहने का मतलब u की अगर कोई वैल्यू है तो v की वैल्यू भी उतनी ही होगी। ठीक है, तो यही तो है, रेस्ट में है तो रेस्ट में है। अगर कोई वेलोसिटी है तो वही वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी है, अर्थात वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज द
फर्स्ट लॉ ऑफ, दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे हम बोलेंगे दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप कि आप क्लियर जरूर हुआ होगा, आपको अच्छा जरूर लगा होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं थर्ड लॉ की ओर। हम इसी सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये मैंने प्रूफ क्या एक्सप्लेन किया है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं बढ़ता हूं, मेरा पहला टॉपिक था इस वीडियो का, अब इसी में मैं दूसरी हेडिंग पे जा रहा हूं, मतलब हेडिंग वही है, पार्ट सेकेंड है उसका, इसे लिखे रहते हैं। नहीं, इसे हमें हटाना पड़ेगा। देखिए, जैसे देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पे रखा है, अब इस पर इसका मास हम ले लेते हैं यम, अर्थ सरफेस पर इसे रखा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसका मास यम है, तो अर्थ इस पर यम इंटू जी फोर्स लगा रही है। ठीक, ओके, तो यम जी इज इक्वल टू एफ ले लीजिए। ओके, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास यम है एंड इट इज प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। अब जब ऐसे रखा है तो अर्थ इस पर एक बल लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, यम इंटू जी इज इक्वल टू एफ। बट आवर बॉडी इज नॉट इन मोशन, इट इज इन रेस्ट। इट मीन्स दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन, और वी कैन से दैट कि देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब मैं कह सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट पर किसी प्रकार का कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स अगर होता तो हमारी बॉडी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, ये इस तरह से रुका ना होता, कुछ न कुछ इसमें मोशन आता, बढ़ता घटता, लेकिन इसका रेस्ट सिचुएशन ये बता रहा है कि जीरो है। मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है, सॉरी मतलब हाँ, इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है। इसका मतलब इस पर एक फोर्स कोई और है, क्योंकि अगर ये हमारा अकेला यही फोर्स काम कर रहा होता तो इसे नीचे आना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर एक कोई और फोर्स है जो हमारे इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो हम देख लेते हैं। देखिए कि लेट फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट इज एफ डैश। ऐसे मन में आता है कि हमने अर्थ वाला ही क्यों लिया, हम दूसरा कुछ ले सकते थे। ये मैंने ऐसे एग्जांपल लेकर बताया। आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो और उस पर फोर्स लगाकर देख लो, ठीक है। इज एफ डैश देन एफ प्लस एफ डैश इक्वल टू जीरो। देखिए हमारा ये फोर्स एफ लगा, ऑब्जेक्ट ने दबाया अर्थ सरफेस को एफ फोर्स से, तो हमारे इस अर्थ सरफेस ने भी कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा, तभी तो उसने बैलेंस कर लिया हमारे फोर्स को, और रिजल्ट जीरो आ रहा है। इट मींस दैट कि जो एफ डैश है इज इक्वल टू माइनस एफ डैश इज इक्वल टू माइनस एफ। एम जी दिखाने से कोई मतलब नहीं है, मतलब जो हमारा एफ डैश है मैग्नीट्यूड में एफ के इक्वल है, डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब जो हमारा एफ डैश काम कर रहा है ना, ऐसे ऊपर काम कर रहा है। दिस इज एफ डैश। एफ डैश इस एफ के इक्वल है, मतलब यहां पर एम जी के इक्वल है। मैं पर्टिकुलर एम जी नहीं दिखाना चाहता। जैसे अगर मैं कोई ऐसे दीवार ले लूं, उसको ऐसे दबा रहा हूं, मैंने एक फोर्स एफ लगाया तो नहीं गिरी, इसका मतलब उधर से एफ डैश लगा होगा, इसीलिए नहीं गिर पाई। नहीं तो अगर मेरा अकेले का फोर्स काम करता तो 100% गिर ही जाती हो। तो इस तरह से जो एफ डैश होता। अब देखिए एक्शन कौन है, एक्शन एफ है। एक्शन जो है हमारा वो एफ है, और रिएक्शन कौन है हमारा, एफ डैश है। 1 मिनट। अब देखें, ठीक है, मतलब एक्शन एफ है और रिएक्शन आपका जो है वो एफ डैश है। ठीक, तो इस तरह से हमने बता दिया कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब हमारे मन में एक बात आई कि सेकेंड लॉ आपने यूज कहां किया। सेकेंड लॉ यूज किया भैया हमने, जैसे यहां पे मैं बोल दूं एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स
रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स ही आपका तो m इंटू जीरो था भाई, एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स होता है m मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वही एक्सेलरेशन जीरो लेकर ही तो बनाया है ना इसे हमने। तो यहां पे हम सेकेंड लॉ का यूज करके रिजल्टेंट फोर्स को जीरो बोल रहे हैं क्योंकि बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं काम किया है। ठीक है, ये थोड़ा छूट रहा था, मैंने कहा फिर से बता दूं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने न्यूटन के जो लॉ हैं हमारे, उन लॉ के बारे में हमने फिर से पढ़ा और एक बेहतर तरीके से सेकेंड लॉ की हेल्प से हमने फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को एक्सप्लेन किया। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट यूजर हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।